आइडियल करियर सेंटर में आप सभी का स्वागत है। 2026 नीट यूजी एडमिशन काउंसलिंग का ये पहला वीडियो है और पहले वीडियो में जरूरी है कि आपको मैं बताऊं कि आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड रहेंगे। आप सभी को पता भी है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़े हैं, नहीं जुड़े होंगे तो व्हाट्सएप की लिंक इस डिटेल्स में इसमें दी हुई है, आप उससे ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ में वेबसाइट जो हमारी ये जो आप देख रहे हैं वेबसाइट, इस पर आप जाएंगे तो आपको लास्ट ईयर के सारे कट ऑफ, आपको कैटेगरी वाइज वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। अब एडमिशन काउंसलिंग हमारी स्टार्ट तो हो गई है। अगर आपको पर्सनलाइज एक्सक्लूसिव काउंसलिंग चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाकर कोई भी प्लान सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आज के वीडियो में जो डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग थोड़ा सा लंबा इसलिए होगा कि प्रॉब्लम कहां थे हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले, अभी अगर आप नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप फ्रेशर हो या रिपीटर है, आपको फोकस सिर्फ स्कोरिंग पर ही करना है, ना कि डॉक्यूमेंट्स पर। क्योंकि नीट का जो फॉर्म फिलअप करना है उसके लिए आपको सिर्फ 6 रिक्वायरमेंट्स है। उसमें पहला आपका आधार कार्ड है। अब आधार कार्ड से रिगार्डिंग जो एनटीए ने गाइडलाइन जारी किए हैं उसमें क्या कहा है कि सारे आपके आधार के डिटेल जो है वो अपडेटेड होने चाहिए। जैसे कि आपका फोटो, चाइल्डहुड वाला फोटो हटा दीजिए, करंट अपडेटेड फोटो चाहिए। उसी के साथ में आपका नाम। अब देखिए प्रॉब्लम कहां पर आते हैं कि वो किसी स्टूडेंट के 10th या 12th के मार्कशीट पर या बोर्ड सर्टिफिकेट पे जिस तरह से नाम है उस तरह से आधार पर नहीं है, तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने आधार पे जो नाम है उस नाम की स्पेलिंग और आपके 10th या 12th के जो डॉक्यूमेंट्स है उस पर की स्पेलिंग सेम होनी चाहिए। सरनेम पहले हो बाद में हो इससे डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना वजह टेंशन ना लें, आपके लिए आइडियल करियर सेंटर हमेशा गाइडलाइन के लिए मौजूद है। अब इसमें और एक चीज है कि डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ पूरी होनी चाहिए, वहां पर ईयर मेंशन होना चाहिए, पूरा डेट मंथ और ईयर मेंशन होना चाहिए। एड्रेस, फोन नंबर के साथ कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट करा लीजिए, सभी चीजों के लिए अच्छा रहेगा। और बायोमेट्रिक ये भी जरूरी हो गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि इस बार आप जब नीट की एग्जाम देने जाएंगे तो बायोमेट्रिक के थ्रू ही आपको अंदर प्रवेश दिया जाएगा, तो इसलिए आधार को अपडेट कीजिए, बस एक पहली चीज। फिर अपार आईडी, अपार आईडी सेकंड वाली चीज है। रिक्वायरमेंट है कि अपार आईडी सारे इंस्टीट्यूट से बनवाया जा रहा है। अगर जो रिपीटर्स है या फिर किसी के इंस्टीट्यूट में नहीं बनवाया जा रहा तो आपने बस डिजी लॉकर की इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट में जाके आपने, अगर पहले आपका अकाउंट है तो ठीक है, नहीं है तो रजिस्ट्रेशन कीजिए, फिर साइन अप की लॉगिन कीजिए और उसके बाद में अपनी डिटेल्स डालिए। 12th का जो आपका रोल नंबर है वो फिट कीजिए, ऑटोमेटिकली आपका जो डिजी लॉकर में अपार आईडी जनरेट हो जाएगा और ये हमेशा के लिए रहेगा। चलिए, ये दो चीजें। तीसरा, फोटो। अब फोटो इस प्रकार होना चाहिए कि आपका फेस 80% दिखे, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। एआई का जमाना है तो एआई जनरेटेड फोटो बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। बिला वजह एआई जनरेटेड फोटो डालोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। ओरिजिनल फोटो नहीं है, पुराना है, चल जाएगा। अच्छा, अब जो रिपीटर्स है उनके पास लास्ट ईयर का फोटो है, चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक साल में ऐसा भी कोई फर्क नहीं है, आपका वेट लॉस ही हो चुका होगा टेंशन के मारे। लेकिन अगर आप अपडेटेड फोटो अगर हो तो ठीक है, अदरवाइज निकाल लीजिए व्हाइट बैकग्राउंड। आपके कान जो है दिखने चाहिए और स्पेक पहनकर निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, अब बगैर स्पेक के निकालिए। तो ये इसमें अगर जो गर्ल्स वगैरह होते हैं जो हिजाब वगैरह पहनते हैं तो वो भी क्या करते हैं, तो यहां से पूरा झांक ले, तो मत झांकिए, कान आपके विजिबल होने चाहिए। फोटो में 2 टाइप, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो। तो आपको यहां पर क्या करना है कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी 2-4 लेने हैं। आप एक ही लेते हैं और एक खराब हुआ तो फिर मुश्किल में पड़ जाते हैं, तो 2-3 लीजिए। और आइडेंटिटी साइज जो पासपोर्ट साइज फोटो है ये 16-24 जितने भी आप मैक्सिमम ले सकते लीजिए, क्योंकि अभी आप लोगे तो 1-2 ही कॉपीज लगेंगे, लेकिन बाद में एडमिशन के टाइम पर आपको बहुत ज्यादा कॉपीज लगते हैं। तो फोटोज के बारे में बात होगी। अब फिर आता है कि 10th की मार्कशीट और 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट दोनों कंपलसरी है। अभी 10th की मार्कशीट होगी तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बोर्ड सर्टिफिकेट कंपलसरी। अब किसी भी बोर्ड से, अब सीबीएसई में होता है कि बोर्ड सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही होती है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में 10th की मार्कशीट अलग होती है, बोर्ड सर्टिफिकेट अलग होता है। जब हम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तब पता चलता है कि बच्चे ने या पेरेंट ने अभी तक स्कूल से बोर्ड सर्टिफिकेट लिया ही नहीं है, तो आप भी चेक कर लीजिए, नहीं लिया हो तो लीजिए। तो आपको आधार, अपर
10th का मार्कशीट, 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट और फोटो, ये 5 चीजें हो गई। और साथ में छठा जो है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये 6 चीजें अभी आपको लगेंगी। अब जो कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ये जो रिक्वायरमेंट है ये सेंट्रल के लगेंगे आपको, जहां से आप स्टेट का बनाते हैं, तहसीलदार ऑफिस से, सेतु कार्यालय से, वहां से आप लोग सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और उसको यहां पर आपको अपलोड करना है। और अगर आपके पास नहीं भी होगा, अभी जाना भी नहीं है, बहुत रश है, तो डोंट वरी, आप सिर्फ अप्लाई कभी भी कीजिए जब तक फॉर्म भरने तक। जिस दिन आप नीट का फॉर्म फिलअप करोगे उस दिन आपके पास या तो सर्टिफिकेट होना चाहिए या तो अप्लाई की भी रिसीट होनी चाहिए। ठीक है, तो रिसीट पर भी काम आपका चल जाता है। तो पैनिक होकर अपना जो अभी वैल्यूएबल टाइम है जिसमें आप स्कोर पर ध्यान देना है, उसको छोड़कर आप बाकी चीजों पर, डॉक्यूमेंट पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं। वीडियोस बहुत आते रहेंगे, अभी बनवा लीजिए, ये नहीं बनवाया तो ऐसे होगा वैसे होगा, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप सिर्फ आइडियल गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। ठीक है, अब ये हो गए डॉक्यूमेंट जो नीट यूजी फॉर्म फिलिंग के वक्त लगेंगे। फिर इसके बाद आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के वक्त आपको सिर्फ अपने यही डॉक्यूमेंट लगने हैं और साथ में आपके ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है। अब बात आती है एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। तो एडमिशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसमें फिर आपके सारी चीजें आ जाएगी। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं, लेकिन आप एक लिस्ट देख लीजिए। इस लिस्ट में आपको जितनी भी चीजें दिख रही है, जैसे गैप सर्टिफिकेट है, अभी बनाने की जरूरत नहीं, आराम से बनवा लीजिए। उसके साथ में बहुत सारी चीजें हैं जैसे डोमाइसाइल, नेशनलिटी, अब डोमाइसाइल नेशनलिटी बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीजें 1 अप्रैल के बाद में बनवाइए अगर पॉसिबल है, नहीं तो मे के एग्जाम के बाद में बनवाइए। अभी बनवाने की, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, अभी आप बनवाओगे इनकम सर्टिफिकेट, तो इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो होती है वो हर साल 31 मार्च तक होती है। तो अभी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाओगे, जो कि नीट के फॉर्म को तो लगना नहीं है। इसके बाद में भी आपको कब लगेगा, जब आप रिजल्ट के बाद में काउंसलिंग में प्रवेश करते हैं, तो उस वक्त तो ये इनवैलिड हो चुका होगा। तो इनकम सर्टिफिकेट होगा आपका, डोमाइसाइल होगा, डोमाइसाइल तो चलिए बाद में चलता, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आप बाद में बनवा सकते हैं। लेकिन ये लिस्ट देख लीजिए, 36 डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए हैं। इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट, चलिए अगर देखेंगे तो ये आधार, अपार के बारे में तो मैंने बता दिया, एसएससी बोर्ड सर्टिफिकेट। अब हम जब यहाँ पर, जब आप हमारे काउंसलिंग में ज्वाइन होते हैं, जो फिजिकली विजिट करते हैं, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसमें अगर कोई मिस ना हो जाए तो मैं जैसे देखता हूँ कि डोमाइसाइल सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो पासपोर्ट भी चल जाता है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी। तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जो आप 12th अभी आप दे रहे हैं या फिर दे चुके होंगे, तो वहां से लिविंग सर्टिफिकेट, और उसी के साथ में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी अगर नहीं है तो अप्लाई कर सकते हैं। हमारे जो पेड काउंसलिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनके पास नहीं तो हम खुद अप्लाई करते हैं। फिर गैप सर्टिफिकेट, जो कि गैप सर्टिफिकेट माइग्रेशन के बाद में, इनकम सर्टिफिकेट मैंने कहा कि 1 अप्रैल के बाद में बनवाना है। फिर गैप और इनकम सर्टिफिकेट तहसीलदार का होना चाहिए, 3 साल का होना चाहिए। तो उसमें 3 साल जो होते हैं ना, उसमें पिछले 2 साल और करंट साल, मतलब पिछले ही 3 साल होते हैं, अपकमिंग ईयर्स का नहीं होता। फिर आपका सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो अभी आप बनवाओगे, या तो सेंट्रल का बनवाओगे अगर सेंट्रल की कास्ट लिस्ट में आपका नाम है। अब जैसे मराठा में समाज के जो विद्यार्थी महाराष्ट्र में, ये स्टेट में एससीबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन है 10% का, बट सेंट्रल में उनको ये एससीबीसी कैटेगरी वैलिड नहीं है, तो वहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट उनको लेना है। अब जैसे ओबीसी समाज का विद्यार्थी है तो उसका नाम स्टेट में भी है, सेंट्रल में भी है, तो दोनों सर्टिफिकेट बनवा सकता है। स्टेट का उसको भी बाद में स्टेट के लिए बेनिफिट होगा। लेकिन जो वीजे एनटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं महाराष्ट्र में, तो इनके ये वीजे एनटी कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट में है, सेंट्रल में ये लोग ओबीसी में आएंगे। तो इसलिए आपको सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल मतलब क्या है कि जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, तो वहां पर आप ओबीसी एनसीएल बनाते थे। इनकम सर्टिफिकेट अगर बनवाने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल बनवा लीजिए। तो ओबीसी एनसीएल आप अभी जो बनवाएंगे उसी पर आपका स्कोर कार्ड पर आपका नाम आएगा ओबीसी। जैसे कि सेंट्रल में जो रिजर्वेशन होता है उसमें जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एनसीएल, उसके बाद में एससी और एसटी,
बस इतनी कैटेगरी है, बाकी सारे कैटेगरी स्टेट के लिए, तो वहां उनका यहाँ पर कोई रोल नहीं है। लेकिन वो ओबीसी में अगर आते हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। अब देखिए होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी वो ओबीसी का सर्टिफिकेट सेंट्रल का नहीं बनवाते हैं और यहाँ पर जनरल लिख देते हैं, और बाद में स्टेट की काउंसलिंग में फिर वो ओबीसी में अपने आप को लिख देते हैं और स्टेट के ओबीसी के सारे डॉक्यूमेंट जोड़ते हैं, तो उनका एडमिशन ओबीसी में से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर अभी आप ओबीसी मेंशन करोगे, जो भी आपकी कैटेगरी है, तो आपके नीट के फॉर्म फिलअप के वक्त तो आपका जो स्कोर कार्ड आएगा वो ओबीसी लिख कर आएगा, और फिर रिजर्व कैटेगरी के बेनिफिट भी आपको मिलेंगे। जैसे लास्ट ईयर ओपन कैटेगरी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कितना था, 144, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 113। तो अगर आप ओबीसी लिखोगे तो आप ऑब्वियसली एलिजिबल। अब अगर आपके 120 मार्क आ गए और आपने यहाँ ओबीसी लिखा ही नहीं, तो आप एलिजिबल ही नहीं रहोगे। क्योंकि आप कैसे एलिजिबल रहोगे, क्योंकि आप सेंट्रल के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपके इस पर ओपन लिखा हुआ है। इसलिए अगर आप किसी भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसको मेंशन कीजिए, भले आपके पास डॉक्यूमेंट अभी नहीं है, बाद में बनवा लीजिए, या बनवाने के लिए जो अप्लाई किया हुआ है एप्लीकेशन है उसकी रिसीप्ट जोड़िए। तो एक बेनिफिट ये होगा। दूसरा पीसीबी, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं और अभी 12th में एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए जो 12th का क्राइटेरिया होता है पीसीबी का, वो 300 में से 150 मार्क्स होने चाहिए जनरल के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 120। तो यहां पर भी सेम आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप ओबीसी मेंशन करोगे तो आपको यहां पर 120 का क्राइटेरिया कंसिडर किया जाएगा। फिर गैप सर्टिफिकेट का, फिर मेडिकल फिटनेस जो किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से लेना है, किसी भी आयुष डॉक्टर का नहीं चलता। एक उसके बाद फिर सेंट्रल स्टेट के डॉक्यूमेंट, स्टेट का ईडब्ल्यूएस और स्टेट के डॉक्यूमेंट जो है आराम से इत्मीनान से बाद में बनवाइए आफ्टर नीट एग्जाम। नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, महाराष्ट्र में कास्ट वैलिडिटी कंपलसरी है, तो कास्ट वैलिडिटी में एक बात ध्यान में रखें कि वैलिडिटी अगर आप पास नहीं है तो आपको मिला हुआ एडमिशन भी कैंसिल हो जाता है, कन्वर्ट नहीं होता, ओपन में या इसमें कन्वर्ट नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। तो इसलिए वैलिडिटी इंपॉर्टेंट। फिर माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जो है उसके पहले बैंक पासबुक आती है। बैंक पासबुक जैसे कि आपको कहूं कि क्यों लगता है कि जो अकाउंट से आप पेमेंट करते हो सिक्योरिटी डिपॉजिट, उसी अकाउंट में, इसलिए बैंक पासबुक लगेगा। स्टूडेंट ने अपना बैंक अकाउंट अभी ओपन करना चाहिए, मतलब नीट के बाद में ओपन करें। इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट ये सिर्फ हैदराबाद, तेलंगाना और तमिलनाडु के लिए लगती है, वो भी हम अभी से बनवा सकते हैं। फिर हिली एरिया सर्टिफिकेट, अगर आप हिली एरिया में रहते हैं, फिर उसके बाद में हिली एरिया के फादर का डोमिसाइल बहुत जरूरी है। जो लोग महाराष्ट्र में हिली एरिया का बेनिफिट लेना चाहते हैं, समझ ले फादर का डोमिसाइल उसमें जरूरी है। फिर जो डिफेंस में है जैसे D1, D2 और D3, तो डिफेंस में D3 में, D1 में कौन आते हैं कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं, और डिफेंस सर्टिफिकेट और पेरेंट डोमिसाइल आपको D1, D2 के लगे लगेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट D3 के लगेगा, सर्विस सर्टिफिकेट D2 और D3 के लिए। तो डिफेंस से रिगार्डिंग है, इसमें बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, तो आप आइडियल के प्लेटफॉर्म से जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो ऑनलाइन सेशंस वगैरह में इन पर हम बात कर लेंगे। नीट का एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड वगैरह ये सारी चीजें बाद में। स्टडी सर्टिफिकेट एक मैं यहां पर बताऊंगा कि स्टडी सर्टिफिकेट जरूरी है अगर आप अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हो, तो जहां से आपकी 10th हुए उसका एक स्टडी सर्टिफिकेट और जहां से 12th हुए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। ये इसके बाद में फिर आता है आपका एडमिशन प्रोसेस, लेकिन उसके पहले आता है क्या 12th के एग्जाम देने के बाद, नीट के एग्जाम देने के बाद में बायो स्टूडेंट्स को क्या सिर्फ एमबीबीएस के लिए ही ऑप्ट करना चाहिए, बाकी करियर को चांसेस ऑप्शंस है या नहीं है। तो ये सारी चीजों के लिए आप आइडियल की करियर काउंसलिंग में ज्वाइन करें। जितने भी एक्सक्लूसिव काउंसलिंग के प्लान्स हैं उसमें जो आपको सुटेबल हो उसमें ज्वाइन करें। अदरवाइज आपको यूट्यूब पर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में जितने भी अपडेट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।